ठीक है, जब मैंने आंखें खोली मेरे को लगा बिल्कुल सामने मैं देख रहा था, मेरे पंखे के ऊपर मुझे लटकता हुआ उसका मतलब जो शव मीन्स बोल सकते हैं लाश, उसकी साफ साफ मुझे नजर आ रही थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आपने बहुत सारी हॉरर मूवी या सीरीज में सुना होगा कि जब हम किसी आत्मा के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया में अभी इंसान नहीं है, जिसकी आत्मा या रूह भटक रही है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो वो आत्मा सुन पाती है। कभी हम ये सोचते हैं हमारा कोई इंसान है, उसके ऊपर उस आत्मा का पोजेशन आ गया है, एक्सोर्सिज्म करवाना पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आप उस आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं और वो आत्मा पहले से ही जानती है कि ये लोग क्या करने वाले हैं? लेकिन इसी धारणा के साथ एक और चीज़ मेरे सामने आज के रियल इंसिडेंट में आई है, जो आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जैसे आत्मा आपको सुन सकती है, वैसे ही पढ़ा लिखा वो नहीं समझ सकती। कितना आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज के पूरे रियल इंसिडेंट में आपके सामने मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपके सामने नई हो सकती हैं, डराने वाली हो सकती है और उनसे आप बहुत ज़्यादा सीख ले सकते हो। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें पंकज ने शेयर किया है। पंकज जो कि हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, 2012 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं और 2 साल वहाँ पे काम करते हैं। इन 2 सालों में इनके साथ कभी भी ऐसा पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हम जब हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल की अलग अलग क्लिप्स हमारे सामने आती है, जहाँ पर आप देखते हो कि हॉस्पिटल के जो स्ट्रेचर्स होते हैं वो अपने आप चल पड़ते हैं, या हॉस्पिटल से कंप्लेंट आती है कि हमारे मॉर्ग रूम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। लेकिन पंकज कभी भी इन सब चीज़ों पर बिलीव करने वाले थे ही नहीं। इनकी परवरिश घर में बहुत अच्छी तरीके से हुई, और भी भाई बहन थे इनके, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए ये गुड़गांव मूव होना चाहते थे। 2014 में एक नए हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। इस नए हॉस्पिटल की जो खासियत थी वो यही थी कि यहाँ पर से इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी मिली थी, सैलरी हाइक भी मिला था। जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति से मिलते हैं, एक ऐसा इंसान जो इनका दोस्त बनता है, जिसका नाम था रवि। रवि जो कि एटा से बिलोंग करता था। और किस्मत की बात देखिए, दोनों ही दोस्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। मतलब इन्होंने सुना बहुत था कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होता है, लेकिन पंकज ने ये चीज़ रिकॉर्डिंग में मेंशन की कि अक्षय भाई, मेरी तो डबल ड्यूटी लग जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था दिन रात मेरे को हॉस्पिटल में काम करना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि भूत प्रेत वाली चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती हैं। अब पंकज जब इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं तो पंकज का जो आना जाना था वो वक्त बहुत ज़्यादा खा रहा था। मतलब जब भी आते जाते थे इनके 2.5-3 घंटे आने जाने में लग जाते थे। जबकि जो रवि थे उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने एक रूम ले रखा था जिसका किराया बहुत ज़्यादा था। जब पंकज ने इस बारे में रवि से बात की कि यार मुझे भी एक रूम लेना है और मैं भी एक रूम ढूंढ रहा हूँ, तो रवि ने यही बोला कि भाई मेरा जो रूम है उसमें तू शेयरिंग में आ जा। जब पंकज पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंकज को एक तरफा 7 से 8 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे रूम के लिए। उसके बाद खाना पीना अलग, उठना बैठना अलग, जो भी होता है अपने खुद के खर्चे होते हैं। तो पंकज इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भर पाए। पंकज को लगा कि यार और भी सस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख सकते हैं। वक्त गुजरता रहा और रवि और पंकज की दोस्ती गहरी होती चली गई। पंकज ने एक दिन रवि के सामने प्रपोजल रखा कि भाई तुम भी इतनी महंगी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, अब जब बात चल रही है 2014 की, तो उस टाइम पे सैलरी अगर 17, 18, 20, 22 हज़ार रुपये भी होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि सैलरी के बारे में मैंने पंकज से कभी पूछा नहीं, लेकिन पंकज ने खुद बताया कि अक्षय भाई, मैंने ये प्रपोजल रवि के सामने रखा कि भाई हम एक काम करते हैं, कहीं अलग जगह पे चलते हैं और एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका रेंट कम हो, और दोनों भाई हम साथ में रहेंगे। ये लोग इस चीज़ पे एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि ठीक है हम एक दिन की छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी लेने के बाद ये सेक्टर 51 में घूमना शुरू करते हैं। जब ये घूम रहे थे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रेट पता कर रहे थे बिना डीलर के, जैसे हम सीधा पहुंच जाते हैं ऑनर्स के पास, तो इन्हें पता चल रहा था कि 8 से 10 हज़ार रेंट तो इन्हें फिर भी देना पड़ेगा। फिर भी इनके दिमाग में ये था कि यार कोई तो प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जिसका रेंट कम होगा। और ये भटकते भटकते एक ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर 5-6 घर एक साथ बने हुए थे। उनमें एक घर था जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, और वो घर देख के ऐसा लग रहा था यार बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन बाहर ताला लगा था, तो ये भी पता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाहर लिखा हुआ था कि किराएदारों की तलाश की जा रही है, जैसे आप देखते हैं टू लेट वहाँ पर लिखा होता है। और ये वहाँ पे जाते हैं, ऑनर का नंबर वहाँ मेंशन था, ऑनर को कॉल करते हैं, तो ऑनर मुश्किल से 20-25 मिनट में वहाँ पे आ जाते हैं।
ऑनर गेट खोलते हैं और उस रूम को दिखाते हैं, तो रूम बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से पंकज ने बताया कि अक्षय भाई डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी, उसका भी एक रीज़न है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। डेकोरेशन हो रखी थी अच्छे से, और जब इन्होंने रूम को देखा तो रूम इन्हें पसंद आ गया। दोनों ही रूम लेने को तैयार थे। अब इसकी एक चीज़ थी इस फ्लैट की या इस घर की कि ये इतना नया नहीं बना हुआ था, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंट कम होगा। जब ये ऑनर से रेंट के बारे में पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस फ्लैट का जो रेंट है वो है 2,500 से 3,000 रुपये। दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। दोनों ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि भाई ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, दोनों ने हामी भर ली और ओनर को एडवांस रेंट पकड़ा दिया सिक्योरिटी के साथ। अब ये लोग अपना सामान लेके इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, और अंदर जाने के बाद ये अपने सिंगल बेड लगाते हैं वहाँ पे, जहाँ पर एक सामने किचन थी, साइड में वॉशरूम था, हॉल था और कमरे थे। ये हॉल में अपने बेड लगाते हैं, और इनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था कि ये हॉस्पिटल जाते थे और वहाँ से इस तरीके से थके हुए आते थे कि सीधा पड़ते ही नहीं नींद आ जाती थी। लगभग दोनों की शिफ्ट अभी सेम चल रही थी। पंकज के साथ कभी कभार ऐसा होता था कि जब कोई एब्सेंट हो जाए तो पंकज डबल शिफ्ट करते थे ताकि एक्स्ट्रा पैसे मिले और ऑफ जो है टाइम से मिल जाए। तो 4-5 दिन इनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। ये लोग हॉस्पिटल से आते थे, आपस में बातचीत किया करते थे, और दोनों की जो खासियत थी, दोनों ही नशे पत्ते नहीं करते थे। 5 दिन बाद अचानक से पहला इंसिडेंट होता है रवि के साथ। रात 2 से 2:30 के बीच की बात है। रवि और पंकज दोनों अलग अलग बेड पे सो रहे थे। अचानक से रवि का कोई ब्लैंकेट खींचता है। जैसे ही रवि का ब्लैंकेट खींचता, रवि उठ के बैठते हैं और उन्हें लगता है कि यार पंकज ने मजे लिए। तो ये पंकज को उठाने की कोशिश करते हैं कि पंकज उठ यार, मेरे को तेरे से कुछ पूछना है। और पंकज अपनी आंख रगड़ते रगड़ते उठते हैं और पूछते कि क्या हो गया भाई, बोलेगा? तो यहाँ पर जो रवि थे काफ़ी अजीब सी शक्ल बना के बैठे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पे कोई डर है। हालांकि जो इंसान भूत प्रेतों को नहीं मानता, ब्लैंकेट हटने से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ब्लैंकेट हटाया किसने, ये क्वेश्चन उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था। रवि ने पंकज से पूछा कि भाई सच सच बताइयो, क्या तूने मेरा ब्लैंकेट हटाया? सर्दियों का वक्त था और पंकज ने एक ही जवाब दिया कि भाई ऐसी ठंड में मैं तेरा ब्लैंकेट क्यों हटाऊंगा, और जिस तरीके से मेरी हालत है तेरे को लगता है कि मैं मजाक के मूड में हूँ। रवि को लगा कि ठीक है, मे भी शायद मेरा सपना होगा और पैर झटकते टाइम मैंने खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया होगा। रवि उस टाइम पे आंख बंद करके लेट जाते हैं। अगले 15 मिनट में अगला हादसा पंकज के साथ होता है। फिर दोबारा ऐसा लगा जैसे पंकज का किसी ने ब्लैंकेट खींचा फुल स्पीड में, और इस बार पंकज उठ के बैठते हैं और रवि जैसे सोने की कोशिश ही कर रहे थे। रवि को भी ऐसा लगा जैसे कुछ तो हुआ है। पंकज ने एकदम से रवि को बोला, यार भाई मेरा भी ब्लैंकेट हटा, अभी तूने हटाया क्या? अभी तक जो रवि कंफ्यूजन में थे और जो पंकज कंफ्यूजन में थे, इन्हें क्लियर हो गया कि कुछ तो इनके साथ गड़बड़ हो रही है। इन दोनों ने आपस में बात की और फिर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करने के बारे में सोचा, ये सोच के कि यार कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, लेकिन शायद इनको लगा कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं तो इस बात को ख़त्म करते हैं। ये दोनों लेट गए। मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे, दोनों के ब्लैंकेट एक साथ किसी ने खींचे और ये दोनों उठ के बैठ गए। और इन्हें ऐसा लगा कि अगर यार यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो भी रही है, तो हमेशा हमने ये सुना है कि भगवान उससे हमें बचाते हैं। हमारे पीछे तो पूरा एक कैलेंडर लगा हुआ है जहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो है, और इन्होंने पलट के देखा, दीवार पे जो हनुमान जी का कैलेंडर था, जिस तरह फोटो थी वो कैलेंडर पूरा घूम चुका था। ये देखने के बाद सबसे पहले पंकज बहुत बुरी तरीके से डर गए कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, मतलब अचानक से ये हुआ कैसे मेरे साथ। रवि भी इस चीज़ को देख रहे थे, तो पंकज ने क्या करा, चुपचाप से उस कैलेंडर को घुमाया। दोनों सोने के लिए लेटते हैं और बड़ी ही मुश्किल से इन्हें नींद आती है। जब ये सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश मूड से उठते हैं। रात को जो हुआ था ये लोग उसे भुला चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे नई सुबह की किरण एक नई आशा लेके आई है। ये दोनों उठते हैं और उस टाइम पर पंकज का ऑफ था। पंकज वहीं पर रुक जाते हैं और रवि जो थे वो सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हॉस्पिटल से आते टाइम रवि अपने साथ मोतीचूर के लड्डू लेके आए थे। उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे और वो पंकज को भी खिलाना चाहते थे। वो आते हैं और सीधा रूम पे जो पंकज है उन्हें ऑफर करते हैं कि भाई लड्डू खाएगा। उस टाइम पे पंकज जो थे थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, तो पंकज ने मना कर दिया कि नहीं भाई अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। और कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे दोस्तों में हंसी मजाक चल रहा होता है, वैसे ही इनके साथ हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन इन्हें अंदाजा ही नहीं था इस हंसी मजाक के बाद जो डरावना मंजर इनके सामने आने वाला है वो कितना ही ज़्यादा डरावना होगा। रात के 10 बजते हैं और ये दोनों सोने के लिए लेटते हैं। मोतीचूर के लड्डू इन्होंने किचन में रखे हुए थे और ये सोने के लिए लेटते हैं। इनकी कब आंख लग जाती है, दोनों को नींद कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। एग्जैक्ट रात के 1 से 2 के बीच में दोनों की आंख खुलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से किचन की तरफ देखते हैं। किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने जो 20 लीटर की वहाँ पे पानी की बोतल जो डिस्टेम्पर के ऊपर रखते हैं उसमें अपने आप बबल्स बनने लग रहे हैं। जैसे कभी पानी बहुत ज़्यादा भरा जाता है तो उस बोतल में जो बबल्स उठते हैं वैसे बबल्स वहाँ पे बनने लग रहे थे। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे किचन में कोई काम कर रहा है, किसी के कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी। और पंकज और रवि को लगा पहले तो कोई चूहा होगा, लेकिन जिस तरीके से सामान इधर उधर होने लगा ऐसा लगा जैसे कोई तो वहाँ पर कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो चीज़ है वो दिख नहीं रही। पंकज और रवि एक दूसरे को देखते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि यार हो क्या रहा है। ये चुपचाप अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला लेते हैं। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका सीधा कैलेंडर पर लगता है। जो हनुमान जी का पीछे इनके कैलेंडर था वो फिर दोबारा अपने आप घूम जाता है और वहाँ पर हनुमान चालीसा अचानक से बंद हो जाती है। अब ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। कैलेंडर को पंकज धीरे से घुमाते हैं और रसोई की तरफ देखते हैं तो अभी भी वो एक्टिविटीज़ किचन में हो रही थी। फिर भी हनुमान चालीसा दोबारा चला के ये लोग कोशिश करते हैं सोने की और धीरे धीरे वो जो एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो जाती है। सुबह के 5 बजते ही सबसे पहले रवि बोलते कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। पंकज को अभी भी ऐसा लग रहा था कि यार हमारा ही वहम होगा, कोई चूहा होगा, कोई गिरगिट होगी, कोई कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर। लेकिन रवि कुछ ना कुछ समझ चुका था। रवि को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि यहाँ पर रहना मौत से खाली नहीं है। सुबह 5 बजे रवि उठते, अपना सारा सामान पैक करते और वहाँ से सीधा कहीं निकल जाते हैं। कहाँ निकले ये भी नहीं पता था। पंकज को लगा कि यार रवि इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे इन सब चीज़ों को अपने सर पे हावी नहीं होने देना है। पंकज उठते हैं, वक्त से हॉस्पिटल चले जाते हैं। पूरे दिन उनके दिमाग में यही चल रहा था कि यार रवि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, उस फ्लैट में क्या हो रहा है, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा था। शाम को जब ये वापस आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार आज तो रवि भी नहीं है फ्लैट पे, तो मैं किससे बात करूंगा, एक काम करता हूँ पार्क घूमने चलता हूँ। और इनके 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पार्क था फ्लैट से, वहाँ पे वो ये घूमना शुरू करते हैं। घूमते 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 इन्हें एक अनजान इंसान मिलता है जो इनसे पूछते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पर नहीं हो, कहाँ से हो तुम, कहाँ काम करते हो। तो पंकज बताते कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हरियाणा भिवानी से हूँ, और वहाँ पर जो फ्लैट है उन 5 फ्लैटों के बीच में जो अभी थोड़ा पुराना बना हुआ है वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वो इंसान अचानक से पूछता है कि तुम वहाँ पे रहते हो, तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता क्या। तो पंकज जो अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, अचानक से उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये इंसान किस बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा जिस चीज़ के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। पंकज पूछना शुरू करते कि मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हो। वो इंसान फिर दोबारा बोलता है पंकज को कि तुम्हें उस फ्लैट में कुछ महसूस नहीं होता क्या। तो पंकज बोलते कि किस बारे में बात कर रहे हो आप। तो वो इंसान बोलते कि एक काम करो, यहाँ से चलो, वहाँ की जो आत्माएं हैं अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो वो सुन सकती है। तो पंकज को लगा कि यार ये इंसान किस बारे में बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो इंसान जो सामने आया था, जो अनजान इंसान था, वो बोलता है कि थोड़ी सी दूर पे एक मॉल है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि कोई हमें सुन नहीं पाएगा। और पंकज के लिए सब कुछ नया था। पंकज अभी भी इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, यार ये क्या बकवास चल रही है। फिर भी पंकज उस इंसान का पीछा करते करते उस मॉल तक पहुँचते हैं और उस मॉल में जाके पंकज को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो पंकज को डराने के लिए काफ़ी थी। वो जो इंसान था वो बताना शुरू करता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उस फ्लैट को छोड़ दे, तो मौत के बहुत ज़्यादा करीब है। तो पंकज पूछते कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ है ऐसा उस फ्लैट में जिस वजह से आप ये सब कुछ बोल रहे हो। तो वो जो इंसान था वो बताना शुरू करता है कि तुमने कभी ऑब्जर्व करा है कि वहाँ पर इतनी खूबसूरती कैसे उस फ्लैट में। तो पंकज बोलते कि हो सकता है जो लोग पहले रहे हों उन्होंने इस चीज़ को इतना अच्छे से बना के रखा हो फ्लैट को। वो जो इंसान था वो बोलता है यही बात है, वहाँ पर पहले 3 लड़कियाँ रहती थी। एक लैब सेक्रेटरी था उसी हॉस्पिटल में जिसमें तुम काम करते थे, और वो इकलौता इंसान इन तीनों लड़कियों को चला रहा था। मतलब तीनों से उस इंसान का अफेयर था और इन तीनों को नहीं पता था कि ये तीनों उसके साथ हैं। तो जब उन तीनों को पता चला तो सबसे पहले लड़की ने क्या करा, अपनी फ्लैट की छत से वो कूद गई सर के बल, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी लड़की जो लोगों ने बताया कि वो बाहर गई थी, जब वो वापस आई तो उसने कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जो तीसरी लड़की रह गई थी वो स्ट्रांग थी, पर उसे ऐसा लगा कि इन दोनों के कत्ल का इंजाम मेरे ऊपर आ जाएगा, तो उसने भी खुद को फंदे से लटका लिया। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर लोग रेंट पे आए वो आज तक वहाँ पे से जिंदा नहीं गए। तो वो जो अनजान इंसान था वो बोलता है कि तुमने बताया कि तुम्हारे साथ एक और इंसान था रवि नाम का, तो उससे पूछो कि क्या वो सही सलामत अपने वहाँ पे पहुँच गया। तो पंकज वहाँ से उठते हैं और इधर उधर टहलना शुरू करते हैं। रवि को फ़ोन मिलाते हैं तो रवि से पूछना स्टार्ट करते कि भाई तू कैसा है। और रवि यही बोलते कि भाई उस फ्लैट को छोड़ के निकल जा। तुझे पता है अभी 3-4 दिन पहले जब मैं तेरे पास से वापस आ रहा था ना, मेरी इतनी बुरी हालत हुई है कि मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ कि मेरी कभी बस छूट जाए, कभी ट्रेन छूट जाए, और कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ हो के मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। बड़ी मुश्किल से भाई मैं अपने घर पहुँचाऊँ। और घर पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि मैं वापस तो आऊँगा जॉब पे, लेकिन तेरे पास फ्लैट पे कभी वापस नहीं आऊँगा, तो उस फ्लैट को छोड़ दे।
पंकज को अभी भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही हो रहा है, मतलब ये सब क्या बकवास चल रही है। और सच बताऊं तो पंकज की फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पे खराब थी। वो इस मूड में नहीं थे कि इन सब चीज़ों को एकदम से क्विट कर दें। उनको ऐसा लग रहा था यार ये चीज़ें बोलने बनाने वाली होती है, ये चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जिस शाम पंकज उस अनजान इंसान से मिल के आए थे, पंकज खुद में सोच रहे थे कि यार क्या सही में फ्लैट में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? क्या जो उस इंसान ने बताया, क्या 3 लड़कियों ने ऐसा करा होगा? ये सोचते सोचते 10:30 बज गए। 11:30-12 बजे पंकज की आंख लगती है और 12:30-1 बजे अचानक से उनकी हल्की सी आंख खुलती है, जैसे आपको महसूस होता है कि कोई आपको सामने से देख रहा है। पंकज ने बताया, अक्षय भाई बिलीव मी, मुझे एक वहाँ पर औरत बैठी थी, औरत थी, लड़की थी, मैं ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद कर ली। और जब मैं अपने मन में भगवान का नाम ले रहा था, मैंने आंखें खोली, वही एंटिटी मेरा सर पकड़ के बैठी थी और मेरे सर पे ऐसे हाथ फिरा रही थी जैसे मुझे पुचकार रही हो। मैं उठा, मैं भाग के सीढ़ियों में बैठा। सीढ़ियों में बैठने के बाद मैं वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वापस आके 1 घंटे बाद मैं बेड पे लेटा और हर सेकंड मुझे स्लीप पैरालिसिस के झटके हो रहे थे। मुझे पल पल ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी छाती पे आके कोई बैठ गया, मेरा गला दबाने की कोशिश हो रही है। और मैं इतना ज़्यादा डरा, सुबह उठ के मैंने अपने भाई को फ़ोन करा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इनके जो बड़े भाई थे वो अपनी जगह के दबंग इंसान थे। उन्होंने फ़ोन पे बोला, अरे भाई हम तो इंसानों को दबा ले, तो चीज़ ही क्या है, मैं आता हूँ। इनके जो बड़े भाई थे पंकज से मिलने आते हैं, शाम को पहुँचे और अपने साथ लेके आए गोंद के लड्डू। वो गोंद के लड्डू जो बहुत मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और एक सीज़न पे बनते हैं, जो कि सर्दियों का सीज़न होता है, क्योंकि गर्माहट में लोग गोंद के लड्डू बहुत खाते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब पंकज को ये पता चलता है कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लेके आया है जिससे एंटिटी अट्रैक्ट हो सकती है, तो पंकज ने अपने बड़े भाई पे बहुत गुस्सा किया। उस शाम पंकज की नाइट ड्यूटी थी, पंकज को सुबह आना था। वो अपने बड़े भाई को बोलते कि भाई तू रह लेगा ना, मैं सुबह आऊँगा। तो इनके बड़े भाई बड़े कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, अरे भाई तू इतना सोच क्यों रहा है, तू आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। गोंद के लड्डू का डब्बा सामने रसोई के वहाँ पे रखा हुआ था और इनके भाई आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। पंकज ने बताया कि अक्षय भाई मैं हॉस्पिटल में था। 12:30 बजे अचानक से रात को मेरे पास कॉल आता है मेरे बड़े भाई का। ये फ़ोन उठाते हैं और उस टाइम पे इनके भाई की जो आवाज़ थी कुछ इस तरीके से थी कि भाई कहाँ पर है तू, ये मुझे मार देंगे यार, मुझे सोने नहीं दे रहे, प्लीज़ आ जा। तो उस टाइम पे पंकज ने पूछा कि भाई क्या बात कर रहे है तू, कौन है, कोई घुस गया है क्या कमरे में? और जो पंकज के बड़े भाई थे बोलते, पता नहीं यार, दिख नहीं रही कोई चीज़, पर तू आ जा भाई, ये मुझे मार देंगे, मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहे, प्लीज़ मुझे बचा ले। पंकज अपने सीनियर के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और पंकज ने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जब मैं अपने फ्लैट पे पहुंचा, उसी फ्लैट पे मेरा भाई एक कोने में कंबल लेके दुबक के बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उससे जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, उसने किचन की तरफ इशारा किया और सारे गोंद के लड्डू इस तरीके से फैले पड़े थे जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी जानवर ने डब्बा घेर के उन्हें खाने की कोशिश की है। इनके भाई इतने डरे हुए थे, रात को 1:30-2 बजे वो चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे बाइक की चाबी दे, मैं घर जाना चाहता हूँ। इन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी गोद में सुलाया। सुबह 5-5:30 बजे इनके भाई वहाँ से रफा दफा हो गए। पंकज अभी भी वहीं थे। जब इनके भाई घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पापा को बताया कि पंकज जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इनके पापा एक पंडित जी के पास गए और उस पंडित जी ने अपनी सिद्धि से देखा तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि तुम्हारा बेटा मौत के मुँह में है। अगर तुम्हारा बेटा 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ से नहीं निकला तो तुम्हारा बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा। वो जो एंटिटीज़ है वो उसे लगभग पोजेस कर चुकी है, उसे पता नहीं चल रहा है, पर शरीर में 3 आत्माएं अलग से रह रही हैं। जो पंकज के पापा थे उन्होंने फ़ोन पे पंकज को बोला कि बेटा तू घर आ जा। पंकज ने अपने पापा की बात सुनी, अपने सीनियर से बात करी छुट्टी के लिए, और जब वो रूम बंद करना स्टार्ट करते हैं और अपने फ्लैट को ताला लगाना शुरू करते हैं तो कभी ताला नहीं लगता, कभी ऐसा लगता है अंदर कोई सामान छूट गया। जब अंदर आते हैं तो गैस अपने आप ऑन हो जाती है। ये अपने पापा को फ़ोन करते पंकज और बताते कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, कभी बर्तन गिर जाते, कभी गैस अपने आप ऑन हो जाती, कभी ताला नहीं लगता। तो दोबारा इनके पापा पंडित जी को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ हो रही है चीज़ें। तो पंडित जी ने इतना स्मार्ट मूव खेला, इतनी समझदारी वाली एक चीज़ करी, उन्होंने पंकज के पापा को बोला कि अब आप उसे कॉल मत करना, एक टेक्स्ट मैसेज डालो और एक मिस कॉल मार देना ताकि आपके बेटे का ध्यान टेक्स्ट मैसेज पे जाए, और उस पर लिखना कि बेटा तू हॉस्पिटल जाने का ड्रामा कर और सीधा घर आ जाइए, मतलब एक कॉल का ड्रामा कर, कॉल करने का कि तू हॉस्पिटल जा रहा है। पंकज ने जैसे ही कॉल उठाई, एक फेक कॉल, ऐसे करा कि हाँ मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बस लेट हो गया था। उसी टाइम रूम बिल्कुल शांत हो गया, लॉक अपने आप लग गया और पंकज वहाँ से निकल गए। पंकज वहाँ से बस पकड़ते हैं
सीधा अपने गांव में आते हैं। अपने घर में कदम रखते ही जैसे ही वो अपने बड़े भाई को देखते हैं, पंकज वहां पे बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश होने के बाद ऐसा लगता है कि यार चलो होश में आए होंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंकज ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं होश में आया, मैं 2 दिन बाद होश में आया था और मैंने अपनी हालत देखी। मैं अपनी हालत देख के डर गया। मैंने अपने कपड़े फाड़ रखे थे, मेरे सारे शर्ट पैंट ऐसे फटी पड़ी थी और मैंने इधर देखा तो मैंने सारा सामान बिखेर रखा था। मुझे बेड़ियों से बांध रखा था। मेरे पैरों में मोटी मोटी चेन, हाथों में मोटी मोटी चेन थी। 2 दिन बाद मैं उठता हूँ और सीधे ये पूछता हूँ कि मेरा ये हाल किसने करा और हमारे घर का ये हाल किसने करा। उनके बड़े भाई बोलना शुरू करते कि भाई तू ठीक तो है। वहाँ पे जो पंडित बैठे हुए थे वो रेवाड़ी से आए थे। वो पंडित जी चिल्लाते कि अभी भी तुम्हारा भाई नहीं है, ये वो आत्माएं कर रही हैं। बस पंकज ने इतना सुना और वो दोबारा बेहोश हो गए। तीसरी शाम जब वो उठे तो उन्हें बस इतना याद है कि सारा सामान और बुरी तरीके से फैला रखा था उन्होंने। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है। जब 3 दिन बाद उनको बेड़ियों से खोला गया, पंकज ने बताया कि भाई मैं उठा, नहाया धोया और जब मैं अपनी गली में निकला, सारे गली वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टेररिस्ट निकल के आया है। इन्होंने पूरे मोहल्ले का डर देखा था। मतलब पिछले 2-3 दिनों में पंकज ने बेहोशी की हालत में ऐसा क्या वहाँ पर किया, क्या वो पोजेस थे, क्या एक्सोर्सिज्म के दौरान ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने बताया कि भाई जिस तरीके से मेरे भाई बताते हैं ना, मैंने बहुत तबाही मचाई है। 3 दिन के बाद मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पर नॉर्मल हुआ और अब देखो 2025 चल रहा है। अब जो चीज़ सुनने वाली है, मैंने पंकज को कॉल किया, मैंने पूछा कि भाई हमें जैसा पूछना होता है कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हाइड करनी है, कौन सा नाम, कौन सा गांव। तो उन्होंने बताया भाई हॉस्पिटल का नाम मत लेना और उस लोकेशन का नाम मत लेना। फिर उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है, अभी तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है। मेरी वाइफ बोलती है कि जब आप रात के 12 बजे कभी उठते हो ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल के मेरे को उठाना पड़ता है, तो मैं जब बोलती हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे बात नहीं कर रहे, कोई और ही मुझसे बात कर रहे हैं। पंकज आज तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि वो जो रेवाड़ी वाले पंडित थे उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया था, उन्होंने पंकज को तीसरे दिन जब उनकी आंख खुलती है तो एक बोतल दिखाई और बोतल दिखाने के बाद उनसे पूछा कि तुझे इसमें क्या दिख रहा है। और पंकज ने बोला कि मुझे इसमें 3 कुछ दिख रहे हैं लोग से जो घूर के मुझे देख रहे हैं। वो 3 एंटिटीज़ थी, वही एंटिटीज़ जो तीनों लड़की की थी। और उन पंडित जी ने पंकज के पापा को कहा कि इसे कहीं दफना के आ जाओ। 2014 में वो किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी खेत खलियान में उसे दबा के आ गए और 2025 में सारी चीज़ें पंकज के साथ हो रही है काफ़ी टाइम से। और पंकज की और मेरी जो कन्वर्सेशन थी उसमें मेरा सबसे पहला और आखिरी सवाल यही था कि भाई क्या वो बोतलें बाहर तो नहीं आ गई है। और पंकज का ये बोलना था भाई मैं अपने पापा के साथ अभी रहता नहीं हूँ और जब भी पापा से पूछता हूँ कि पापा वो बोतलें कहाँ गड़ी है, पापा को कभी याद ही नहीं आता कि वो बोतलें कहाँ थी। क्योंकि ऑब्वियसली 10-11 साल हो गए हैं तो एक इंसान जो बुजुर्ग हो रहा है तो उसके दिमाग में क्या होगा, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब मैंने ये सोचा कि भाई इनकी मदद करी जाए, तो मैंने इन्हें बोला है भाई कि मैं कोशिश करूंगा आपको किसी से कनेक्ट करवा पाऊँ और कोशिश रहेगी कि आप ठीक हो जाओ। हालांकि एक जो चीज़ बड़ी अजीब थी कि इनसे बात करते करते अचानक से इनकी आवाज़ जो है कटने लग गई और फिर हम आउट ऑफ कनेक्शन हो गए। लेकिन मैं इनसे दोबारा बात करूंगा। लेकिन पंकज ने जो चीज़ें बताई वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। कैसे एक ज़िंदगी उस लेवल पे चली गई जहाँ पर पंडित जी ने बोला था अगर ये नहीं निकलेगा तो बच नहीं पाएगा। और 2025 चल रहा है जहाँ पर अभी भी दिन में तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे कि इनकी वाइफ इन्हें बताती कि रात को पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और ही इंसान से बात कर रही हूँ। तो सोचो परिवार के लिए कितना मुश्किल होता होगा एक साथ ये सब कुछ झेलना। अब मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो ये पता चल जाता है कि भाई आप किसी भी सस्ती जगह को देख के वहाँ रह नहीं सकते। चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी ही खराब हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका कोई पास तो नहीं है। लेकिन एक बारी को सोचिए, वो जो इंसान आया था वो सही में किसी भगवान का फरिश्ता तो नहीं था जो पंकज को बता के चला गया कि इस जगह को छोड़ दो। लेकिन पंकज की जो जिद थी वहाँ रहने की या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन उसे किस लेवल तक लेके चली गई कि मतलब आज तक उन्हें इन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। अब इसके बाद हमारी इन वीडियोस को आप जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से देते रहें। शेयर कर दें इन वीडियोस को उन लोगों तक जो कहीं भी ऐसे ही रूम ले लेते हैं सस्ता देख के। और भाई हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिस पे शायद कभी आगे पंकज आएंगे और पूरा रियल इंसिडेंट खुद से बताएंगे। क्योंकि वो चैनल जो है हमारा वो मेरे लिए बहुत खास है। उसकी यूएसपी यही है कि लोग उस पर आते हैं और अपनी आप बीती बताते कि कैसे उन्होंने अपनों को खो दिया, अपने माँ बाप को खो दिया, कैसी कैसी सिचुएशन से वो लोग निकल के आए जो पैरानॉर्मल उनकी ज़िंदगी पे इतनी हावी पड़ गई। कभी अगर आपको लगता है
कि यार आप भी कोई इंसिडेंट हमसे शेयर करना चाहते कैमरे पे आके, मतलब हमारी यूएसपी है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। फिर हम बैठेंगे कैमरे के सामने और कोशिश करेंगे किसी गलती किसी की सीख बन पाए, मतलब जो आपने चीज़ें झेली हैं वो कोई और ना झेले किसी गलती की वजह से। इसके बाद यही कहूँगा कि कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप इसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और फेसबुक पे हम अभी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप इस इंसिडेंट को फेसबुक पे सुन रहे हैं दैट मीन्स आप किसी फेक पेज को फॉलो कर रहे हैं। अभी के अभी उसे अनफॉलो कर दीजिए। हम अभी फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, जब होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। किसी भी स्कैम की गारंटी में नहीं ले रहा, सिर्फ एक वेरीफाइड प्रोफाइल है। फेक पेज हमारा जो वेरीफाइड, एक पता नहीं कौन चला रहा है, कैसे फेसबुक इतनी ज़्यादा चीज़ों में पीछे रह गया है। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, जितने ज़्यादा हो सके रियल इंसिडेंट भेजिए ताकि मैं लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ। यही कहूँगा, अपने घर के पिलर बन के रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने घर वालों को समझाइए, हमारे इंसिडेंट दिखाते रहिए, इनको शेयर करते रहिए। घर वालों को छोटी छोटी चीज़ें बताइए कि किन गलतियों से आपके घर में ये सारी चीज़ें आ जाती है। पड़ोसियों से थोड़ा बच के रहिए, अपने रिलेटिव से थोड़ा बच के रहिए कि कौन आपके घर से क्या ले जाए और क्या खिला जाए। अपने घर में यूनिटी बना के रखिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, दादा दादी नाना नानी जिनकी सेवा कर सकते हैं करिए, क्योंकि अभी वही आपके भगवान है। अपने भगवानों को पूजिए, कुल देवी देवताओं को पूजिए, ग्राम देवताओं को पूजिए, अपनी भूमि को पूजिए। हमेशा अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके खुद को टोटकों से दूर रखिए, चैलेंजेस से दूर रखिए और हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। नई वीडियो ना इस पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।